चलिए साथियों, देखिए आज क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं आज। ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या में 18 जोड़ने पर परिणाम जो है मूल संख्या का जो है 122% जो है हो जाता है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी, यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक संख्या है, उसमें अगर हम 18 जोड़ते हैं तो जो है उस संख्या का जो है 122% हो जाता है, तो उस संख्या क्या है, यही पूछ रहा है। देखते हैं हम लोग। चलिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मान लेते हैं उस संख्या जो है, माना कि संख्या जो है ना x है। ठीक है, क्या है? x है। मान लेते हैं वो जो संख्या है वो x है। ठीक है, तब क्या कह रहा है, ये जो संख्या है इसमें अगर हम 18 को जोड़ देते हैं, इस संख्या में यदि हम 18 को जोड़ देते हैं तो उस संख्या का जो है कितना हो जाता है? 122% हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? 122% का मतलब क्या हो गया? 245/2% हो जाएगा। परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 शून्य आ जाएगा यहाँ। बस यही तो कह रहा है। तो कह रहा है उस संख्या क्या है, यानी कि x का वैल्यू पूछ रहा है। x का जो है वैल्यू पूछ रहा है। अब x का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए क्या x का वैल्यू आता है। यहाँ हो जाएगा x + 18 बराबर हो जाएगा। अब इसको देखिए हल कर लेते हैं तो क्या आता है? 100 है, 20 × 5 = 100। क्या बात है? लुसेंट के लिए 4 बजे आइए ना। हाँ, इसको 5 से काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 और 5 45। ठीक है, अब जो है 5 चौक 20 हो गया, ये 5 45 कट गया। अब इसको हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 49x/40 हो जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे, 49 उसको रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा? 40x + 18 × 40 बराबर क्या हो जाएगा? 49x हो जाएगा। अब 40x को इधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9x। 9x अभी क्या हो जाएगा? 18 चौक 72, 720 हो जाएगा। 9 8 72, 80, यानी x का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। यानी वो जो संख्या पूछ रहा था उस संख्या क्या था? 80 था। 80 में यदि को हम 18 को जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा 80 का 122% हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 15%, 10%, 8% की तीन क्रमिक छूट जो है के प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है, तो के का मान क्या होगा? एकल छूट निकालने के लिए नहीं बताया है बट्टा डिस्काउंट जो है, तो क्या हो जाएगा? एकल छूट सक्सेसिव से निकाल लेंगे। पहले दोनों का निकाल लेंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें से इसको निकाल लेंगे सक्सेसिव। अब देखिए क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, +10 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? 15 × 10/100 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 15 10 25 हो जाएगा। इसमें क्या घट जाएगा? 1.5 घट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें 23.5 हो जाएगा। 23.5 हो जाएगा। अब 23.5 हो गया ये। अब फिर कह रहा है 8%, तो 23.5 और 8 का सक्सेसिव निकाल लेंगे। दूसरा सक्सेसिव कितना निकालेंगे? 23.5 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा? 23.5 हो जाएगा। 23.5 × 8 हो जाएगा और बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको देखिए हल कर लेते हैं। क्या आएगा? 23 8 कितना हो जाएगा? 8 3 11 की बाकी 1 और 2 1 3, 31.5 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा?
23 और 8 23 और 7 जो जाएगा 30 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31.5 हो गया। अब 31.5 हो गया, इसमें माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना करके 100 से कर लेंगे। तो इसको देखिए गुना कर लीजिए, 235 को 8 में गुना कर दीजिए, 8 बजे 40 के 0 बाकी 4 हो जाएगा, और 8 या 24 4 28 हो जाएगा, बाकी 2 हो जाएगा, 8 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर लेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 128 हो जाएगा, 2 शून्य नीचे है, 2 शून्य कर देंगे, यानी 1.28 इसमें माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.28 इसमें माइनस हो जाएगा। और 1.28 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ 31.5 में 1.28 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 4 में 1 में से 1 गया 0, और यहाँ हो जाएगा 30.22 हो जाएगा, 30.22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30.22, यानी कि लगभग डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ एक डी इसका आंसर हो जाएगा, 30.62 आ जाएगा इसका आंसर। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है फरीदा ने सामाजिक क्षेत्र में मासिक वेतन पर एक नौकरी की है। फरीदा जो है सामाजिक क्षेत्र में जो है मासिक वेतन पर एक नौकरी की, जो उसकी पिछली नौकरी में मिलने वाले मासिक वेतन से 28% कम है। ठीक है, मतलब पहले जो नौकरी वो कर रही थी उससे 28% कम वेतन इसको मिल रहा है। अभी जो नया वाला नौकरी की है, पहले जो सामाजिक क्षेत्र में जो नौकरी कर रही थी उससे जो है 28% कम वेतन इसको मिल रहा है। मान लेते हैं कि अगर पहले इसको 100% वेतन मिल रहा था, पहला वाला वेतन जो भी था वो 100% था अपने आप में, इससे 28% कम वेतन मिल रहा है, यानी जितना पहले मिल रहा था उससे 28% कम वेतन मिल रहा है, यानी कितना मिल रहा है इसको 100 माइनस 28%, यानी कि इसको जो मिल रहा है वो 72% वेतन मिल रहा है पहले वाला वेतन के। पहले जितना वेतन मिल रहा था उसका 72% वेतन अभी इसको मिल रहा है। क्या है, ये बोल रहा है यहाँ कि जो सामाजिक क्षेत्र में जो पहले नौकरी कर रही थी उससे 28% कम वेतन अब इसको मिल रहा है, उसकी पिछली नौकरी से मिलने वाली मासिक वेतन से 28% कम थी। ठीक है, यदि सामाजिक क्षेत्र में की गई नौकरी में फरीदा का मासिक वेतन 27,000 है, यानी कि कह रहा है फरीदा ने सामाजिक क्षेत्र में मासिक वेतन पर एक नौकरी की जो उसकी पिछली नौकरी से मिलने वाली मासिक वेतन से 28% कम है। तो जो ये नौकरी की है वो 28% कम है, और जो सामाजिक क्षेत्र में जो नौकरी की है वही ना कह रहा है। यहाँ देखिए सामाजिक क्षेत्र में नौकरी की में फरीदा का मासिक वेतन 27,000 था, यानी जो 72% का जो मान वैल्यू है वो कितना है, उस 27,000 वैल्यू है, कितना है 27,000 वैल्यू है। कह रहा है ना सामाजिक क्षेत्र में नौकरी का जो है वो वेतन 27,000 रुपया था, तो पिछली नौकरी में उसका मासिक वेतन क्या था। जब 72% का वैल्यू जो है 27,000 है तो 100% का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 100% का वैल्यू हमको निकालना है। पिछला कह रहा है, अभी वाला जो 72% है उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो कह रहा है कि पिछली नौकरी में जो उसको पैसा मिलता था वही ना कह रहा है, पिछली नौकरी में जो उसको मासिक वेतन क्या था। तो पिछली नौकरी में मासिक वेतन क्या हो जाएगा, 72% का वैल्यू ही है तो 1% का निकल जाएगा, 27,000 यहाँ हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 72, इसलिए 100% का हम वैल्यू निकाल देंगे, 100% का वैल्यू निकाल देंगे। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, 72 है 2 5 10 और यह हो जाएगा 7 5 35 36, 5 से तो नहीं कटेगा, 1 मिनट, इसको 36 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 2 3 6 2 5 10 0 18 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 से करेंगे तो 2 छक 12 2 7 14 2 5 10। ठीक है, और 18 से देखो कटता है, एक बार और कर लो उसके बाद काटो, 9 से इसको काट लो तो क्या हो जाएगा 2 3 6 2 3 6
दो सत्ते 14, दो पचे 10, 9 से कट जाएगा, 9 छक 54, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27। ठीक है, 6 बच जाएगा, 9 सत्ते 63 और 9 पचे 45 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ये 37,500 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा, 37,500 आ जाएगा। 37,500 कहाँ है, ए में है, ए इसका आंसर हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा काटने में चला गया है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एक बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि जो है 3 वर्ष की अवधि में 944 रुपये हो जाती है, जबकि 7 वर्ष की अवधि में जो है 1136 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज पर जो है कोई पैसा जो है 3 वर्ष के अवधि में जो है 944 रुपया हो जाता है। मान लेते हैं कोई सीपी है, ये जो है 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 944 रुपया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 7 वर्ष में जो है वो 1136 रुपया हो जाता है। ठीक है, यही पैसा जो है 7 वर्ष में जो है 1136 रुपया हो जाता है। ये कितना में होता है, 7 ईयर में। ये कितना में होता है, 3 ईयर में। तो ई कितना हो जाएगा, 4 ईयर के लिए। ये टोटल 7 साल के लिए है, ये 3 साल के लिए इसमें घटा देंगे तो 4 ईयर के लिए निकल जाएगा। तो ये 4 ईयर का ब्याज क्या आ जाएगा, देखो तो 944 से 1136 हुआ है, तो कितना रुपया ब्याज हुआ है, ब्याज है ना बढ़ा है, तो 4 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो इसमें अगर इसको हम घटा देते हैं तो 4 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। क्या अमाउंट इतना था, हो गया इतना, यानी ब्याज बढ़ा है, तो 4 साल में ब्याज कितना बढ़ा है, इसमें इसको घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा 4 साल का। अब देखिए कितना ब्याज इसका आता है, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, ये बच गया 3, 13 में से 4 गया है 9, 9 4 13, 13 में से 4 गया है 9, और ये बच गया है 10, 10 में से 9 गया है 192 हो गया। अभी 192 जो है 4 साल का ब्याज है, ये जो है 4 ईयर का ब्याज जो है, 4 ईयर का ब्याज जो 192 है, तो 1 ईयर का निकालेंगे तो इसमें 4 से भाग दे देंगे। 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 ईयर का अगर ब्याज निकालेंगे तो 4 से इसको भागा दे देंगे। अब 4 से भागा दे देंगे क्या हो जाएगा, 1 ईयर का ब्याज क्या हो जाएगा, 4 से इसको भागा दे दो, 4 चौक 16 और 4 या 32, 48 हो जाएगा। 1 ईयर का ब्याज 48 आ गया है। जब 1 ईयर का ब्याज 48 आ गया है, क्या है 1 ईयर का ब्याज 48 आ गया है, तो सीपी ने निकल जाएगा। 1 साल का ब्याज 48 है, तो 3 ईयर का ब्याज निकाल लेते हैं। 3 ईयर का जो है ब्याज कितना हो जाएगा, 3 ईयर का ब्याज जो है 48 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 या 24 के 4 बाकी 2, 4 या 12 1 13 14, 144 हो जाएगा। अब 944 में यदि हम 144 को जो है माइनस कर देते हैं तो सीपी ने निकल जाएगा, यानी 800 सीपी हो जाएगा। जब 800 सीपी हो गया, 1 ईयर का ब्याज 48 हो गया है, तो रेट नहीं निकल जाएगा, तो रेट नहीं निकल जाएगा। रेट प्रतिशत क्या हो जाएगा, 48 बटे 800 गुने 100 हो जाएगा, नहीं निकल जाएगा। जब 1 साल का ब्याज हमको पता है, सीपी पता है, तो ब्याज नहीं निकल जाएगा, रेट नहीं निकल जाएगा। रेट निकल गया। अब इसको देखिए हल कर लीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा, यानी 6% इसका रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6% जो है इसका रेट हो जाएगा। देखिए 6 कहाँ है, ए में है, ए इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में 3 वृत्त, प्रत्येक की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार रखे गए प्रत्येक वृत्त के अन्य 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इस भाग का जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए इसको बेसिक मेथड से निकालिएगा तब बहुत टाइम लगेगा, और एग्जाम में आप बेसिक मेथड से निकालते हैं, समझिए उसी समय एग्जाम आपका खराब हो गया।
तो इसको जो है हम एक फॉर्मूला इसका बताते हैं, उस फॉर्मूले से निकालिए। जब भी जो ऐसा प्रश्न रहे जिसका त्रिज्या समान रहे और बीच का एरिया को निकालना रहे, तो आराम से कुछ नहीं करना है। इसका एक फॉर्मूला है आर स्क्वायर इंटू √3, आर स्क्वायर इंटू √3 माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू √3 माइनस π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। समझ गए, π/2 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही जो है आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा, इसको जो हल करेंगे वही आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखिए, अब इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा। अब √3 का मान क्या होता है, 1.73। अच्छा सॉरी, यहां जो है त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 7/2। ये जो है 3.5 है ना, 7/2 हो जाएगा। 7/2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू, अभी पाई जो है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 हो जाएगा, गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा, 49/2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 1.73 हो जाएगा, और माइनस, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। अब इसको 7 से भागा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 मरतबे लगेगा, फिर जो है 5 मरतबे लगेगा, 7 मरतबे लगेगा, 1.57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.57 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 49/2 इंटू हो जाएगा, शायद 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गया 6, ये बच गया 6 में से 5 गया 1, और पॉइंट 16 हो जाएगा। 2 से काट लेंगे, सॉरी यहाँ 4 होगा, स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से इसको काट लेंगे, 4 चौक 16, ये 0.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 1.04 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। अब जो है इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, लगभग जो है 1.96 के लगभग आएगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, 1.97 cm स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, बिल्कुल आसान था। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 8, 9, 15 के चौथे अनुपात, चतुर्था अनुपात निकालना रहता है तो क्या कहा जाता है, ये 8 है, ये 9 है, और चौथा अनुपात मान लेते हैं x है। ठीक है, x का वैल्यू हमको निकालना है। इसमें भी मान लेते हैं 12 है, 18 है, 20 है, इसका चतुर्था अनुपात y है। अब निकाल के दोनों का अनुपात कह रहा है, ये नहीं कह रहा है चौथे अनुपात के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। इतना इतना के अनुपात, इतना इतना के चौथे अनुपात और इतना इतना के चौथे अनुपात के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। चौथा अनुपात जो आएगा इसका और चौथा अनुपात जो आएगा उसका अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो चौथा अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए चौथा अनुपात बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा 8/9, 8 क्या हो जाएगा, 8/9 बराबर क्या हो जाता है, 15/x हो जाएगा चौथा अनुपात। ठीक है, अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x बराबर हो जाएगा 9 गुने 15। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जो है 9 गुने 15/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 गुने 15/8 हो जाएगा। यानी कि इसका चतुर्थ अनुपात निकल गया। इसी तरह से इसका भी तो चतुर्थ अनुपात निकाल देंगे और दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुने 15/8 हो जाएगा।
और अनुपात इसका निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको निकाल लें उसी तरह इसका भी निकाल लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 18 गुने 20 बटे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, देखिए इसका भी तो ऐसा ही हो जाएगा, 12 बटे 18 और बराबर 20 बटे x, 20 बटे x हो जाएगा। 18 गुने 20 बटे 12 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब यहां देखिए 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको देखिए 3 से काट लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 पचे 15 हो जाएगा और 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 अनुपात 8 दूनी 16, 9 अनुपात 16 हो जाएगा। दोनों का जो चतुर्था अनुपात का अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा, 9 अनुपात 16 हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 6 व्यक्ति जो है भोजन करने के लिए एक होटल में गया। ठीक है, 6 व्यक्ति जो है भोजन करने के लिए एक होटल में गया। उनमें से 5 व्यक्ति में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपया खर्च किया। छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों की औसत व्यय से 50 अधिक खर्च किया। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है। ये प्रश्न तो लगता है एक बार और बताएं, देखिए फिर से इसको देख लीजिए। ये क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति जो है वो 30-30 रुपया खर्च किया है। ठीक है, टोटल खर्च कितना किया, 6 गुने 30 हो जाएगा इसका। और क्या कह रहा है, जो 5 व्यक्ति कह रहा है। ठीक है, 6 व्यक्ति में से 5 व्यक्ति जो है 30-30 रुपया खर्च किया है। ठीक है, उसके बाद जो है छठा व्यक्ति जो है इसका जो कुल औसत है उस औसत से 50 रुपया अधिक खर्च किया है। तो मान लेते हैं जो वो औसत है, जो औसत है वो 100 रुपया खर्च किया है। ठीक है, x प्लस 50 रुपया हो जाएगा। मान लेते हैं जो औसत है, माना कि औसत बराबर x है। अब औसत बराबर x है तो औसत से 50 अधिक खर्च किया, तो छठा व्यक्ति कितना खर्च किया है, x प्लस 50 खर्च किया है। अब 5 व्यक्ति तो ऑलरेडी जो है 30-30 रुपया खर्च कर चुका है। अब कह रहा है तो सभी व्यक्तियों के द्वारा खर्च की कुल धनराशि क्या हो जाएगा। अब इसका देखिए 8 से 6 से भाग कर देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। औसत का वैल्यू दिया हुआ x। अब इसको देखिए हल कर दीजिए, 150 प्लस x प्लस 50 बराबर 6x हो जाएगा। अब इसको देखिए हल कर दीजिए, क्या आता है, 200 x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब x का वैल्यू जो है 40 आ गया, यानी औसत 40 है और कुल व्यक्ति 6 है तो कुल खर्च नहीं निकल जाएगा। यानी 40 रुपया औसत खर्च है और 6 व्यक्ति खर्च किया है तो कुल खर्च नहीं निकल जाएगा। कुल खर्च क्या आ जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा, 240,000 रुपया आ जाएगा। बी है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान हो। ठीक है, तो पंक्तियों में न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ लगाया गया है, दूसरा पंक्ति उसमें दूसरे मतलब कि वही प्रकार का पेड़ लगाया गया है। जितना पेड़ है, मान ले 33 पेड़ है तो मैक्सिमम करके लगाया गया है। तो 33 पेड़ है तो 33, 55 और 88 का पंक्ति का जो संख्या है वो सब में बराबर है, तो सब में बराबर है, मैक्सिमम संख्या कह रहा है। तो 33, 55 और 88 का हम पहले क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो 33, 55 और 88 का HCF क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 पेड़ जो है मैक्सिमम एक लाइन में लग रहा है। तब देखिए तो अमरूद वाला पेड़ जो है कई गो लगेगा, अमरूद वाला पेड़ जो है कई लाइन में लगेगा, अमरूद वाला जो है 33/11 यानी कि 3 क्या लगेगा, 3 पंक्ति में लगेगा। उसी प्रकार से देखिए कह रहा है
55 जो है केले का पेड़ है, तो 55 केले के पेड़ है, तो केले वाला जो है, केला वाला जो पंक्ति है वो कितना लगेगा, तो 55/11 हो जाएगा, 5 पंक्ति हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है माल्टा का पेड़ कितना लगेगा, माल्टा वाला कितना लगेगा, 88/11, 8 पंक्ति में लगेगा। और कह रहा टोटल पंक्ति जो है, टोटल पंक्ति जो है कितना पंक्ति में लगेगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, ऐड कर लीजिए, 5 3 8 8 16 हो जाएगा, यानी टोटल पंक्ति की संख्या जो है 16 है। इस पेड़ को लगाने के लिए टोटल पंक्ति की संख्या कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ गए। आगे के प्रश्न को देखिए, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, एक वस्तु को 45-50 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है, तो 20% लाभ का अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको देखिए, कह रहा है कि कोई सीपी है, सीपी है, इसको जो है 4550 रुपए में हम बेचते हैं, तो अर्जित लाभ जो है उस वस्तु को 3290 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। ठीक है, तो सीपी है, अगर हम इसको बेचते हैं कितना में, 3290 रुपया में बेचते हैं, तो जितना हानि होता है इसका 5 गुना जो है 4550 रुपया में अगर बेचते हैं तो हमको लाभ होता है। सीपी है, मान लेते हैं जितना में बेचे हैं उसका जो है 1 यूनिट हानि होता है, तो इतना में बेचने पर कितना होता है, 5 यूनिट का लाभ होगा। क्या है, जितना यूनिट हानि हो रहा है उसके 5 गुना लाभ हो रहा है इतना में बेचने पर। यदि हम इतना में बेचते हैं तो हम मान लेते हैं 1 यूनिट का हानि हो रहा है, तो इसके 5 गुना लाभ हो रहा है, तो 1 का 5 गुना हो जाएगा, यानी 5 गुना जो है इसका लाभ हो जाएगा इतना में यदि हम बेचते हैं तो। अब देख लीजिए, अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है, कितना है, 6 का डिफरेंस है, 5 गुना और 1 का 6 का डिफरेंस है, और 6 का डिफरेंस का वैल्यू कितना है, ये जो है लाभ और हानि का डिफरेंस, लाभ और हानि में डिफरेंस कितने का है, 6 का है। तब यहां देखिए 6 का जो डिफरेंस है उसका वैल्यू कितना है, इसमें इसको घटाएंगे उतना आ जाएगा, तो 6 का वैल्यू जो है, 6 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, इसमें इसको घटा देंगे वो आ जाएगा, वही वैल्यू 6 यूनिट का है। अब देखिए कितना है, 6 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां हो जाएगा 0, 5 15 में से 9 गया 6, 9 6 15, 15 में से 9 गया 6, ये बच गया 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 4 में से 3 गया 1, यानी 1260 रुपया। 6 यूनिट का जो वैल्यू है 1260 रुपया है। ठीक है, अब 6 यूनिट का वैल्यू 1260 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1260/6 हो जाएगा। अब 6 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 1 210 हो जाएगा। अब 1 यूनिट का वैल्यू जो है 210 रुपया है। अब दी हम इसमें 210 रुपया प्लस कर देते हैं, इसमें हम 210 रुपया प्लस कर देते हैं, तो सीपी नहीं निकल जाएगा, सीपी नहीं निकल जाएगा। अब सीपी निकल जाएगा तो 20% लाभ पर करार बेच रहे हैं, तो 20% लाभ नहीं निकल जाएगा उसका, तो सीपी कितना हो जाएगा, इसमें हम 210 को जोड़ देंगे, यानी कि 3290 में यदि हम 210 रुपया जोड़ देते हैं, 3290 में 210 रुपया जोड़ देते हैं तो सीपी आ जाएगा। तो सीपी क्या हो जाएगा, 3500 रुपया सीपी आ गया है। कितना आ गया है, सीपी जो है कितना आ गया है, 3500 आ गया है। अब 3500 को कह रहा है हम 20% जो है लाभ पर हमको बेचना है, तो मूल्य क्या होगा, तो 20% लाभ पर हम बेचेंगे, यानी 120/100 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 20% लाभ में बेचेंगे, यानी 120/100 में बेचेंगे। अब इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से इसको कर देंगे 7 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4200 रुपया जो हमें ही बेचेगा। 4200 में यदि ये बेचता है, 4200 में यदि ये बेचता है तो जो है इसको 20% का लाभ होगा। समझ गए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, बार बार ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में आता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है,
ए बी और सी जो है मिलकर एक काम को 40/3 दिनों में करता है। ए बी और सी तीनों मिलकर जो है किसी कार्य को जो है 40/3 डे में करता है। ठीक है, तीनों ने एक साथ इस काम पर करना शुरू किया और 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तीनों ने साथ काम शुरू करना, 5 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, यानी कि जो है 5 दिन तीनों मिलकर काम किया है। ए बी सी तीनों मिलकर 40/3 में करता है, तो एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, एक डे का कार्य जो है तीनों का कितना हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा। इसलिए 5 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, इसका 5 डे का जो है कार्य इसका क्या हो जाएगा, 3/8। तो शेष कार्य क्या हो जाएगा, 3/8 कार्य जो है 5 दिन में कर दिया, तो शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य कितना बचेगा, 5/8 बचेगा। 5/8 कैसे बचेगा, 1 - 3/8। कोई भी वर्क जो है पूरा एक का होता है, अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। इसलिए जो है 5/8 कार्य जो है किया है। ठीक है, अब 5/8 कार्य शेष बचा है। अब इस कार्य को जो है 5/8 कार्य को जो है बी और सी, कौन, बी और सी जो है मिलकर जो है कितना दिन में किया है, 17 दिनों में पूरा करता है। ये जो है 17 दिन में पूरा करता है। 5/8 कार्य को जो है बी और सी 17 दिनों में पूरा करता है। क्या करता है, 17 दिनों में पूरा करता है। 5/8 कार्य को जो है कार्य जो है बी प्लस सी जो है 17 दिन में करता है। ठीक है, 17 दिन में करता है, तो कह रहा है पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 17 × 8/5 दिन में करेगा। 17/8/5 दिन में करेगा, यानी कि 136 दिन में, 136/5 दिन में कार्य करेगा। और बी और सी जो है 136/5 दिन में कार्य करेगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, बी और सी 136/5 दिन में करेगा, ए बी सी जो है 40/3 दिन में कार्य करेगा। तो कह रहा है ए अकेले जो है कुल कार्य को पूरा कर सकता है कितना दिन में, ये कह रहा है ए अकेले कुल कार्य पूरा कर सकता है, यानी कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो नहीं निकल जाएगा कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए कितना दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेले जो है उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है, यही ना कह रहा है। अब देख लीजिए कितना दिन में पूरा कर सकता है। अब इसको निकाल लेंगे कि कितना दिन में पूरा कर सकता है। अब यहां देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो है 40/3 दिन में करता है, और बी प्लस सी जो है कितना दिन में करता है, 136/5 दिन में करता है। तो टोटल वर्क इसका निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 40 और 136 का एलसीएम लेंगे तो लगभग 680 आ जाएगा, 680 आ जाएगा। अब इसको जो है डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, ये जो है 51 आ जाएगा और ये जो है 25 आ जाएगा। अब जो है, अब देखिए ए प्लस बी का जो इफिशियंसी, बी प्लस सी का जो इफिशियंसी है वो 25 है, बी प्लस सी का जो इफिशियंसी है 25 है, और तीनों का इफिशियंसी 51 है। तो 51 में यदि हम 25 को घटा देते हैं तो जो है 26 आ जाता है। और 26 जो है ए का इफिशियंसी नहीं हो जाएगा, ए का इफिशियंसी नहीं निकल जाएगा। ए बी सी में बी सी को घटा देते हैं तो ए का इफिशियंसी निकल जाएगा। और ए बी सी का इफिशियंसी जो है 51 दिया हुआ है, और बी और सी का इफिशियंसी 50 दिया हुआ है, तो ए का इफिशियंसी 26 आ जाएगा। और जब ए का इफिशियंसी 26 आ गया है, और टोटल वर्क जो है 680 है, और ये इसका इफिशियंसी 26 है, तो कितना दिन में ये कार्य कर देगा। अब 26 से इसको भाग दे देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कीजिए, क्या आता है, 13 दूनी 26 और यहां 3 4 0 हो जाएगा। 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और जो है ये हो जाएगा 26 4 30, 4 4 8 हो जाएगा। 8 हो गया तो यहाँ 80 हो गया,
13×5 = 65, 13×6 = 78 हो जाएगा। 26 पॉइंट कुछ आएगा, 78 हो गया, 2 हो गया, और तो 1 13, 26.15 आता है। यानी कि लगभग जो है ये 26 डे में जो है कार्य को पूरा कर लेगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है देवेंद्र जो है प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे अपने घर से निकलता है। देवेंद्र जो है प्रतिदिन 8:30 बजे जो है 8:25 में जो है अपने घर से जो है वो निकलता है। कहां निकलता है? कार्यालय के लिए, ऑफिस के लिए। ठीक है। अब पहुंचता कै बजे है? 9:55 में पहुंचता है। 8:30 बजे 8:25 में निकलता है और 9:55 में पहुंचता है। यानी कि घर से ऑफिस जाने के लिए इसको 90 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 90 मिनट का समय लगता है। 8:25 में निकलता है और 8:55 में पहुंचता है। इसका मतलब है 90 मिनट इसको यहां तक जाने में समय लगता है। अब क्या कह रहा है? एक दिन जो है वह अपने घर से सुबह 8:30 बजे निकलता है, लेकिन जो है उस सामान्य चाल के 6/7 पर जो है कुल दूरी 3/10 चलता है। कुल दूरी जो है वो 3/10 चलता है। किस चाल से चलता है? 6/7 से। यानी कि 7 चाल चल रहा था पहले, अब जो है वो 6 चाल से चलने लगा है। ये क्या है? स्पीड है। तो समय जो है इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है समय। तो पहले समय जो है वो ले रहा था 6, अब समय लेने लगा है 7। टाइम में भी परिवर्तन हो गया। उसी तरह से कह रहा है, इधर भी कह रहा है जब 3/10 दूरी तय किया तब बाकी बचा दूरी कितना? 7/10। अब जो 7/10 दूरी को जो है वो 7/10 दूरी को जो है वो 7/6 चाल से सामान्य दूरी का जो है 7/6 पर तय करता है। ठीक है। यानी पहले चाल उसका 6 था, अब चाल उसका 7 हो गया है। तो समय में क्या हो जाएगा? समय जो है पहले 7 ले रहा था, अब जो है समय 6 ही लेने लगा है। ठीक है। अब समय जो है 6 ही लेने लगा है। अब देखिए टोटल दूरी 10 है। 10 का वैल्यू यहां 90 मिनट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 90 मिनट दिया हुआ है। 10 का वैल्यू जो है 90 मिनट दिया हुआ है। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 का वैल्यू जो 90 है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 3 का वैल्यू जो है 27 मिनट हो जाएगा। इसी तरह से यहां देखिए टोटल का वैल्यू जो है 90 मिनट है, 10 का वैल्यू जो है 90 मिनट है, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 63 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63 मिनट हो जाएगा। अब देखिए यहां जो है कह रहा है, यहां देखिए 6 का वैल्यू जो है 27 दिया हुआ है। 6 यूनिट का वैल्यू जब 27 दिया हुआ है, 6 यूनिट का वैल्यू जब 27 दिया हुआ है, तो 7 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है। तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27 में 7 को गुना कर दो, 7 7 49 के 9 बाकी 4, 7 दूनी 14 4 18 हो जाएगा। 189/6 हो जाएगा। ठीक है। 189/6 हो जाएगा। यानी कि लगभग जो है ये 31 मिनट 30 सेकेंड लगेगा। इसको कितना लगेगा? 31 मिनट 30 सेकेंड। और इसको कितना लगेगा? 7 का वैल्यू जो है यहां 63 दिया हुआ है। 7 का वैल्यू जो है 63 दिया हुआ है, तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 54 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 मिनट हो जाएगा। अब 54 मिनट और 31 मिनट 30 सेकेंड, अब 54 मिनट 31 मिनट 30 सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54 मिनट इधर और 31 मिनट इधर, तो 31 मिनट को इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 85 मिनट 85 मिनट
30 सेकेंड इसको लगेगा। कितना लगेगा? 85 मिनट 30 सेकेंड लगेगा। अब 8:30-25 में वो चलता है तो 85 मिनट 30 सेकेंड जब लगेगा तो वो कब पहुंचेगा? यानी 9:50 30 सेकेंड में पहुंचेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। देखिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है यदि 9 अंकीय संख्या, ये संख्या दिया हुआ है, 9 अंकीय संख्या इतना को 72 से विभाज्य है तो x के सबसे बड़े मान के लिए x माइनस 2i का मान क्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? x माइनस 2i का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। देखिए इस तरह का मान जब भी निकालना रहे तो सबसे पहले 72 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है जो एक दूसरे से सअभाज्य हो। सअभाज्य हो मतलब एक दूसरे का जो HCF हो वो 1 हो। समझ गए? तो 72 को हम ऐसे कौन से अंक में तोड़ेंगे जिसका जो है एक दूसरे का सअभाज्य हो? तो देखिए तो 9 और 8, 9 और 8 जो है, 9 और 8, 9 8 का देखिए HCF कितना आता है? 1 आता है। 9 8 का HCF 1 आता है, दोनों सहभाज्य है। तो 9 और 8 में इसको हम तोड़ लेंगे। देखिए संख्या क्या है? पहले संख्या को लिखिए। 5y 97, 5y 97 40, 5y 97 40 5x2। ठीक है। अब देखिए यहां 72 को हम 9 और 8 में तोड़ लिए हैं, तो अब जो संख्या 9 और 8 दोनों से विभाज्य होगा वो 72 से विभाज्य होगा। तो अब इसमें देखिए तो 8 से ही संख्या विभाज्य है कि नहीं। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे? 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी। तो अब देखिए यहां हम कौन से अंक को लेंगे जो कि जो है 8 से विभाज्य हो सकती है। x का मान यहां हम क्या रखेंगे कि जो है वो 8 से विभाज्य हो सकती है, तो x का मान निकल जाएगा। अब देखिए इसको क्या रखेंगे? सबसे पहले हम 1 रखते हैं। क्या 1 रखते हैं तो ये 8 से विभाज्य होगा? तो देख लीजिए 8 छक क्या हो जाएगा? 48, 3 हो जाएगा। अब 8 चौक 32, यानी x का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। x का वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाता है? 512। 512 को यदि हम 8 से भाग करते हैं तो क्या हो जाता है? 8 छक 48 हो जाता है। 11 में से 8 गया 3 और 8 चौक 32, यानी कि डिविजिबल है। यानी x का वैल्यू जो हो जाएगा, x का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या होगा? x का वैल्यू जो होगा 1 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, यहां क्या कह रहा है? x का सबसे बड़े मान के लिए क्या होगा? x का हम सबसे छोटा मान यहां लिए, x का सबसे बड़ा मान हम लेंगे। x का क्या लेंगे? सबसे बड़ा मान लेंगे। तो x का सबसे बड़ा मान क्या है? सबसे बड़ा मान क्या होता है? 9 होता है। सबसे पहले हम 9 से ट्राई करेंगे। x का सबसे बड़ा मान कह रहा है तो x का सबसे बड़ा मान 9 होता है। सबसे पहले हम 9 रख के ट्राई करेंगे। तो देखिए 9 से 9 यहां रखते हैं तो क्या क्या हो जाता है? 592 हो जाता है। तो 592 जो है डिवाइड 8 से होता है कि नहीं होता है? देखिए 8 7 56 हो गया, 9 में से 6 हो गया 3, 9 में से 6 हो गया क्या हो जाएगा? 3, यहां 2 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। यानी कि 9 रखने पे भी जो है डिविजिबल 8 से है। यानी x का वैल्यू जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। कट जा रहा है 56, 9 में से 6 हो गया 3, यानी कट जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू जो है 9 हो जाएगा। अब x का वैल्यू जब यहाँ 9 हो गया, क्या है? यहाँ 5 है, y है, 9 है, 7 है, 4 है, 0 है, 5 है, 9 है, 2 है। अब जो है अब देखेंगे कि 9 से ही विभाज्य होता है कि नहीं होता है। 9 से हम यहाँ कौन सा अंक y को लेंगे कि जो विभाज्य होगा? क्या कह रहा है? x के सबसे बड़े मान के लिए x माइनस 2i का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर x जो है 9 के विभाज्यता का नियम को हम लगा के इसको देखेंगे कि 9 से विभाज्य होता है कि नहीं होता। तो अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो यानी वो संख्या 9 से विभाज्य हो गया। अब देखिए क्या होता है। अब इसको हम ऐड करेंगे और उसके बाद देखेंगे जो घटेगा वही यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? 9 2 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 हो गया, 20 और 10 30 और 6 36, 36 हो गया, 36 4 40 41 हो गया।
अब 41 में हम कितना जोड़ेंगे कि जो कि 9 से विभाज्य होगा? 41 में हम कितना जोड़ेंगे कि 9 से वो विभाज्य होगा? 41 में कितना जोड़ेंगे 9 से विभाज्य होगा? अब देख लीजिए, देखिए देखिए, 9 पचे 45, यानी कि इसमें जो है 4 जोड़ते हैं तो 9 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब y का वैल्यू 4 आ गया, x का वैल्यू 9 आ गया, तो x माइनस 2y का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। इसको 9 कर दो, इसको 4 दूनी 8 कर दो, 4 आ गया, y का वैल्यू 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। समझ गए? ये जो है रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे के हर एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन कोई ना कोई शिफ्ट में आ ही जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है अधिकतम संभव लंबाई क्या है जिसका उपयोग 5 मीटर 95 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर की सटीक लंबाई मापने के लिए किया जाता है। सबसे पहले जानिए 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए 5 मीटर है तो क्या हो जाएगा? 500 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर 95 है, यानी कि 595 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगला क्या है? 8 मीटर, इसका मतलब 800 सेंटीमीटर। तीसरा क्या है? 16 मीटर और 65 सेंटीमीटर, यानी कि 1665 सेंटीमीटर की सटीक लंबाई मापने के लिए किया जा सकता है। अधिकतम संभव लंबाई क्या है? इसको मापने के लिए अधिकतम संभव लंबाई क्या है, यही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? अधिकतम संभव लंबाई क्या हो जाएगा? यानी इसका HCF हो जाएगा। इसका HCF निकालेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा। अब इसका HCF निकालेंगे तो देखिए तो ये 5 से जो है डिविजिबल सब में है। मैक्सिमम संख्या क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका HCF क्या आएगा? 5 आएगा। इसका जब HCF निकालिएगा तो 5 आएगा, तो मैक्सिमम संख्या 5 हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, इसको सोल्व करना है, मान निकालना है इसका। अब देखिए इसका मान निकालते हैं बोर्डमास से।